सो गाइस, पोर्चुगीज के बाद अब जो दूसरे यूरोपियंस इंडिया में आते हैं वो हैं डच, डेनमार्क, नेदरलैंड, डेनमार्क नहीं, डच। सो जर्मनी के ऊपर एक देश है जिसको पुराने ज़माने में उस टाइम पर डच बोला करते थे, आज इसका नाम नेदरलैंड्स है, हॉलैंड भी बोलते थे। तो डचेस की क्या स्टोरी है इसको देखते हैं यहाँ पर। 1602 से लेकर के 1759 तक इनका इंडिया के साथ रिलेशनशिप रहा है और इसी बीच में ये लोग अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे, डेवलप करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी। तो 1602 में डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, जैसे पोर्चुगीज कंपनी बनी थी एस्टोडा द इंडिया। तो ये भी एक कंपनी बनी जो केप ऑफ गुड होप से इंडिया की तरफ ट्रेड करेगी। 1605 में मछलीपट्टनम में ये लोग अपनी पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर लेते हैं। 1605 में मछलीपट्टनम में ये लोग अपनी पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर लेते हैं। तो मछलीपट्टनम यहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में आता है आज की, यहाँ पर है, और ये आंध्र प्रदेश में आता है आज की डेट में। तो पहली फैक्ट्रीज जितनी भी हैं ये सारी की सारी जितने भी यूरोपियंस आएंगे सबकी याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पोर्चुगीज पढ़ा है, तो पोर्चुगीज जो हैं उनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ पर थी? कोचीन में थी। पहली फैक्ट्री उन्होंने कोचीन में खोली थी, इन्होंने मछलीपट्टनम में खोली है। ऐसा बोला जाते हैं कि दे वर मोर एक्टिव ऑन द ईस्ट कोस्ट फॉर कॉटन। तो ये जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, ये वाला कोस्ट, ईस्ट एरिया में ये लोग ज़्यादा पावरफुल थे, खास तौर पर वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में आपको 3 लोकेशन इनकी याद रखनी है, एक चिनसुरा, दूसरा कासिम बाजार, और एक जगह और है जो इसके अंदर नहीं है, चंदर नगर। ये 3 जगह हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी जब मैं और क्रोनोलॉजी आपको डचेस की इस्टेब्लिश करवाऊंगा तो एक जो कासिम बाजार की जगह है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर 1650 में ये लोग पहली सिल्क यान एस्टैब्लिश करते हैं, और ठीक उसके 3 साल के बाद 1653 में ये चिनसुरा में अपनी एक फैक्ट्री बनाते हैं जिसकी फोर्टिफिकेशन करते हैं, किलाबंदी करते हैं। तो ये जगह आगे की हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिनसुरा हो गया, कासिम बाजार हो गया। जैसा कि मैंने कहा है कि कासिम बाजार के अंदर ये लोग क्या करेंगे, पहली फैक्ट्री लगाएंगे सिल्क की। सभी यूरोपियंस में से ये पहले यूरोपियन होंगे जो इंडिया में ही फैक्ट्री एस्टैब्लिश करेंगे या फिर कोई सेटअप एस्टैब्लिश करेंगे या मॉडर्न इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करेंगे, और उसके पीछे कहानी भी रहेगी। सो दे वर ऑल्सो एक्टिव इन केरला, बट 1759 में इनकी कहानी खत्म हो जाती है जब बैटल ऑफ बेदरा, जो कि चिनसुरा में ही है वेस्ट बंगाल में, इस धरती पर, बंगाल की धरती के अंदर ये धरती है, यहाँ पर ये लोग बंगाल के नवाब के साथ होने के बावजूद भी अंग्रेज़ों से हार जाएंगे और डिफीट कर जाएंगे। आपसे ये पूछता है कि डचेस की कैपिटल कौन सी रही है, तो मेन तो इनका आपका वैसे ही पुलिकेट था जो इनकी कैपिटल थी, काफ़ी समय तक कैपिटल थी इनका। आप ये कह लीजिए कि लगभग 1672 से लेकर के 1690 तक इनकी कैपिटल रही है, और उसके बाद 1690 के बाद नागपट्टनम जो तमिलनाडु में है ये इनकी कैपिटल रही है। तो पुलकित, नागपट्टनम, चिनसुरा, कासिम बाजार, चंदर नगर, ये कुछ टेरिटरीज, कासिम बाजार, चंदर नगर, ये कुछ टेरिटरीज हैं। इनमें से कुछ टेरिटरीज आगे चल करके फ्रांस वालों के पास चले जाएंगी। अब देखिए डचेस की हिस्ट्री, कोई समय तो इन्होंने अच्छा दिया इंडिया के अंदर, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत इंडिविजुअल लड़ाई झगड़े ये सब नहीं देखने हैं। फाउंडेशन बिल्ड करना है तो उसके लिए मेन पॉइंट्स आप देखो यहाँ पर कि 1605 में इन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई। कहाँ पर बनाई? मसूलीपट्टनम, और उस समय इनका गवर्नर कौन था? वो था वादर हेग। अब देखिए ब्रिटिशर्स के गवर्नर तो आपको सारे याद रखने हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स के अलावा जो यूरोपियंस हैं उनके कौन से इंपॉर्टेंट गवर्नर्स हैं, जिसमें से कुछ फ्रेंच गवर्नर्स आ जाते हैं, कुछ डच गवर्नर्स आ जाते हैं, कुछ पोर्चुगीज गवर्नर आ जाते हैं, कुछ डैनिश गवर्नर्स आ जाते हैं। तो उसमें बाकी गवर्नर्स वो पढ़ने हैं जिन्होंने कुछ लैंडमार्क चीज़ें करी होंगी, जैसे पहली फैक्ट्री डचेस की इस्टेब्लिश करने में वादर हेग का जो सबसे बड़ा योगदान है, उसके लिए आपको ये याद रखना है। फिर आंध्र प्रदेश में एक जगह है, देखिए पुलकित। 1610 में ये लोग
पुलकित आंध्र प्रदेश में एक फैक्ट्री बनाते हैं और यहीं पर इन्होंने गोल्ड कॉइन्स, जिनको साउथ इंडिया में पैगोडे बोला जाता था, उसको भी इशू करना स्टार्ट किया। और इसीलिए ये पहले यूरोपियंस हुए जिन्होंने इंडिया में अपने खुद के गोल्ड कॉइन्स मिंट करे, अपने खुद की करेंसी छापनी शुरू करी। आगे चल करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को भी ये राइट्स मिलेंगे, ये अधिकार मिलेंगे। बट बड़ी बात हो रही थी कि कोई फॉरेन टेरिटरी, दूसरे देश की लोग यहां पर आकर के जितने एरिया में अपना व्यापार कर रहे हैं उसमें अपने खुद के सोने के सिक्के चला रहे हैं। सोचो, हालांकि इन सिक्कों पर यहीं के लोकल राजाओं की मोहरें होती थी, नाम निशान होते थे, ये लोकल राजाओं के नाम पर इशू करते थे, बट मिंटिंग पावर इनको मिल गई है, इनको टकसाल की पावर मिल गई है। सो हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? सर, डचेस। कहां पर से इन्होंने पहली बार गोल्ड कॉइन्स या कॉइन्स इशू करना स्टार्ट करे थे? पुलकित। पुलकित कहां पर है आज की डेट में? आंध्र प्रदेश में है। आपने पुलकित लेक भी सुना होगा, श्री हरिकोटा आइलैंड, जहां से आप क्या इसरो के जितने भी रॉकेट्स और सैटेलाइट्स होते हैं वो वहां से जाते हैं। क्या कहते थे जो इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे? पैगोडा। नाउ ये गए फिर ईस्ट की तरफ, ऊपर की तरफ, वेस्ट बंगाल, और 1650 के अंदर इन्होंने पहली सिल्क यान एस्टैब्लिश करी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग? ये सिल्क यान का मतलब क्या है? क्या है ये सिल्क यान? दिस इज अ मॉडर्न सिल्क वीविंग मशीन। सिल्क से कपड़ा बनाने की एक आधुनिक मशीन है सर, जो पहले आप हाथ से बना रहे थे, आपने अब मशीन से बना दिया है। तो इसका मतलब ये लोग जो हैं ये इंटरेस्टेड है यहीं पर ही कुछ सेटअप डालने के लिए। उस मशीन यान में बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दे रहे होंगे। ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव नहीं निकले जैसे कि बाकी ब्रिटिशर्स वगैरह निकलेंगे, बट बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव ये लग नहीं रहे हैं। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में दे वर द फर्स्ट टू प्रमोट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री और द मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में आधुनिक टेक्सटाइल उद्योग को स्थापित करने वाले कौन से यूरोपीय थे? डच थे। फिर 1653 की जो इनकी चिंसुरा में फैक्ट्री बनाना और बाद में उसको फोर्टिफाइड कर देना, किलाबंदी कर देने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जो 1653 है, यहाँ पर ये चिंसुरा वेस्ट बंगाल में जो फैक्ट्री बनाते हैं उसमें किलाबंदी करके, फोर्टिफाइड करके गुस्तावस फोर्ट नाम रख देते हैं। तो कई बारी पेपर में आते हैं यूरोपियंस की फैक्ट्रीज और वो किस यूरोपियन को बिलोंग करते थे, जैसे वो पोर्टेगा फोर्ट विलियम किसका था, सेंट डेविड किसका था, गुस्तावस फोर्ट किसका था, इस तरीके से। सो गुस्तावस फोर्ट वॉज डच। 1619 में इन्होंने नागपट्टनम को कैपिटल बनाई, जो कि पहले पुलकित थी। बट क्योंकि ब्रिटिशर्स की पावर बढ़ती जा रही थी, पैसा पावर दोनों बढ़ रहा था, तो इनको बर्दाश्त नहीं था कि कोई दूसरा यूरोपीय यहां पर ट्रेड एक्सपेंशन करे। 1759 में एक डिसाइसिव बैटल होता है इनके बीच में। लड़ाइयां तो बहुत सारी लड़ी जाती हैं, जिसको बैटल ऑफ बेदरा या बैटल ऑफ चिंसुरा बोला जाता है। अब आप बोलोगे सर एक ही बैटल के दो नाम कैसे होते हैं? एक्चुअली चिंसुरा इज द लोकेशन, जो बड़ी जगह है, उसी के अंदर एक छोटा सा स्पॉट है बेदरा। तो इस बैटल के बेदरा से दे लॉस्ट टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड क्लोज्ड ऑल द ऑपरेशंस। सी, हमने पीछे जब पोर्चुगीज पढ़ा था तो हमने पोर्चुगीज को देखा था कि वो 3 जगह पर मात खा रहे हैं। वो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी मात खा रहे हैं, मराठों से भी मात खा रहे हैं, मुगलों से भी मात खा रहे हैं। ये लोग भी राजा महाराजों से भी इनके रिश्ते खट्टे होते जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेट करेगी। बट व्हाट वी फाइंड हियर इज द ब्रिटिशर्स डिडंट लेट देम इवन अ सिंगल मार्क ऑफ डचेस इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने इनका एक भी यहां पर सेटलमेंट नहीं रखा, सारे सेटलमेंट्स ले लिए इनसे। जबकि पोर्चुगीज वालों के लिए दादी जी यानी कि दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, फिर भी उनके पास थी, उनकी सोवरिनिटी पोर्चुगीज की थी वहां पर, और अंग्रेजों के बाद तक थी। अंग्रेज 1947 में चले गए और ये ब्रिटिशर्स पोर्चुगीज 1961 में गए। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि कौन से यूरोपीय जो हैं उनके कुछ ना कुछ ट्रेसेस इंडिया में, कुछ ना कुछ ऐसी जगह हैं आगे तक के लिए रहेंगी, और कौन से ऐसे होंगे जिनका पूरा बोरे बिस्तरा निपटा देंगे ये लोग। तो ये डचेस थे। अब एक चीज़ और यहाँ पर आपको याद रखना है, डचेस की जो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है, ठीक है।
ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को कोऑपरेटिव सिस्टम कहते हैं। कोऑपरेटिव सिस्टम या द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव, सहकारिता, हिंदी में आप इसको क्या कहते हैं, सहकारिता। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है ना कि इट इज यू हैव द राइट टू फ्रीडम टू सेट अप द कोऑपरेटिव्स। तो ये कोऑपरेटिव्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और पांचों यूरोपियंस की जो कंपनियां यहाँ पर आती हैं उन कंपनी के फंक्शनिंग और इनके फंक्शनिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है कि 3 टाइप की कंपनियां यहां पर भारत में आती हैं, 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज। भारत में यहां पर कितने टाइप की कंपनी आती हैं, 3 टाइप की कंपनी आती हैं। पहला आता है प्राइवेट, नहीं पहला मैं क्योंकि जो पोर्चुगीज थे तो उनकी पहली आती है पब्लिक, यानी कि गवर्नमेंट के जो सरकारी कंपनी होगी। दूसरी टाइप की होगी यहां पर कोऑपरेटिव, और तीसरी टाइप की कंपनी होगी यहां पर प्राइवेट, टोटली प्राइवेट। पब्लिक जो कंपनी होती है इसमें टोटल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, सरकार के अधिकारी होंगे। तो कई हद तक ये कंपनियां धीरे धीरे फ्लॉप हो जाती हैं क्योंकि सिस्टम बहुत लेथार्जिक हो जाता है, ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन होते हैं, रेड टेपिज्म होता है। कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे लोग मिलकर के कंपनी बनाते हैं। सो ये जो लोग होते हैं ये सारे के सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, एंड ऑल शेयर होल्डर्स इंजॉय इक्वल राइट्स, सबके बराबर के अधिकार होते हैं। या आप ये कह लीजिए कि एक दूसरे का प्रॉफिट तभी होगा जब एक का प्रॉफिट तभी होगा जब दूसरे का प्रॉफिट होगा। एक आगे बढ़ेगा तो वो दूसरे को भी आगे खींचेगा। सहकारिता का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जितने भी लोग उस सहकारिता की कंपनी के अंदर हैं सभी लोगों के लगभग बराबर हिस्सेदारी होती है, बराबर शेयर होता है। लेकिन परफॉर्मेंस में हो सकता है कि कोई ज़्यादा तेज हो, कोई कम तेज हो, लेकिन ज़्यादा तेज वाला ऐसा नहीं कि बहुत आगे चला जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, बहुत ज़्यादा शेयर कमाएगा, और कम वाला पीछे रह जाएगा। वो कम वाले को भी अपने बराबर ले जाते हैं। तो एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट होता है सहकारिता। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है, ये जो प्राइवेट कंपनी होती है इसमें प्रॉफिट इज एंजॉयड या फिर राइट्स आर एंजॉयड बाय लार्ज शेयर होल्डर्स। जिनके शेयर्स कंपनी के अंदर ज़्यादा हैं उनको ही ज़्यादा अधिकार मिलेंगे, वो ज़्यादा फायदे लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, जो पोर्चुगीज़ हैं, फ्रेंच हैं, ये लोग सरकारी कंपनी बना करके यहाँ आएंगे। जो डच हैं ये कोऑपरेटिव कंपनी बनाते हैं, और जो ब्रिटिशर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक प्राइवेट कंपनी बन करके आती है। तो शेयर यहाँ पर प्रॉफिट की अग्रेशन, भूख ज़्यादा होती है, और उस भूख के लिए आप कोई भी बिजनेस के मापदंड अपनाने की कोशिश करते हो, तभी तो ब्रिटिशर्स डोमिनेट करते हैं और ये सारे लोगों को यहाँ से उधेड़ फेंकते हैं, क्योंकि इनकी कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी है और शेयर होल्डर्स बहुत एग्रेसिव डिसीजंस बनाते थे। साम दाम दंड भेद जो होता है सब अपनाओ। सो क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन से यूरोपीय जो हैं वो कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे। दुनिया को इन्होंने कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट सिखाया था, वो डच थे। और पब्लिक कंपनी के अंदर पोर्चुगीज की जो कंपनी है ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, और आगे चल करके जो फ्रेंच कंपनी आएगी ये भी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी आएगी। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को आप टिडबिट्स करके अलग से बिल्ड कर सकते हो। सो इन द क्रोनोलॉजी वी हैव सीन द पोर्चुगीज हैज कम, but unfortunately lost to the Britishers. The Dutch has come, but unfortunately 1759 Battle of Bedra, इनकी भी कहानी खत्म हो जाती है। ये लोग भी 1739 तक आते आते काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। अब कहानी थी यहाँ पर तीसरे नंबर के यूरोपियंस की, जो हम ब्रिटिशर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआती दौर में पहले यहाँ पर आती है और ट्रेड के लिए उनको क्या हाथ पैर मारने पड़ते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिस्ट्री होगा, और इन यूरोपियंस के साथ जितनी हिस्ट्री होगी वो चाहिए,
उसके बाद फिर पूरा हिस्ट्री उनका ही कवर अप करेंगे।